और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और तेज हुई रूस यूक्रेन की जंग। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। छात्रों समेत भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि अगर आप यूक्रेन जा रहे हैं तो यूक्रेन की यात्रा करने से बचें। छात्रों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो बड़ी खबर, भारतीयों को यूक्रेन यात्रा न करने की सलाह दी गई है। जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग यूक्रेन में रह रहे हैं वो कोशिश ये करें कि अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है तो जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थानों पर जाएं। ये बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह से लगातार रूस की तरफ से यहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लगातार पुतिन चेतावनी देते हुए यूक्रेन को नजर आ रहे हैं। चाहे पश्चिमी देशों की बात कर लीजिए, चाहे नेटो देशों की बात कर लीजिए, लगातार पुतिन का आक्रामक रुख जो है वो इस हमलों में साफ देखा जा रहा है। क्योंकि बैक टू बैक मिसाइल अटैक करना, बैक टू बैक हमले करना, तमाम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना, ये सब बताता है कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमले जो है वो और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। और एक बार फिर से, क्योंकि जब आपको याद होगा फरवरी की एंड में ये इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, इन हमलों की शुरुआत हुई थी, उसी तरह की स्थितियां एक बार फिर से ये कहा जाता है अब यूक्रेन में होती हुई नजर आ रही हैं। रूस और यूक्रेन में भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन में हर ओर खंडर ही खंडर, इंसानों के साथ ही इमारतों पर आकाश से गिरते बमों के देखकर ऐसा लगता है कि यूक्रेन पर बमों की बारिश हो रही है। ये हालात है यूक्रेन के करीब करीब सभी शहरों के। रूस के भयानक हमलों से यूक्रेन थर्रा उठा है। इस बीच रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95MS के उड़ान भरने से परमाणु हमले का खतरा फिर से मंडराने लगा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, समझिए हालात आखिरकार क्या बने हुए हैं यूक्रेन में। रूस यूक्रेन की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर आई। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान, गले में अटकी दुनिया की जान। रूस यूक्रेन के बीच भारी भीषण जंग के बीच परमाणु हमले की आहट लगातार सुनाई दे रही है। इस बीच रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। पुतिन के क्रोध और ज़ेलेंस्की की जिद के चलते रूस और यूक्रेन की जंग उस खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है जहां परमाणु युद्ध का खतरा पल पल मंडराता जा रहा है। रूस के खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर यानी कि बम वर्षक विमान Tu-95MS ने प्रशांत महासागर के ऊपर 12 घंटों तक उड़ान भरी। वो भी एक नहीं बल्कि 2 बम वर्षक विमानों ने जब उड़ान भरी तो लगा कि पुतिन कभी भी न्यूक्लियर बम गिराने का आदेश दे सकते हैं। इन विमानों ने न सिर्फ प्रशांत महासागर बल्कि बेरिंग सी और ओखोत्स्क सी के ऊपर भी उड़ान भरी है। इन बम वर्षक विमानों को रूस के MiG-31 विमानों ने एस्कॉर्ट किया था। रूस के ये बम वर्षक विमान परमाणु हमला करने में सक्षम है। खास बात यह है कि रूस ने इन बम वर्षक विमानों को तब उड़ाया जब नेटो के सैनिकों और यूक्रेन से उसका टेंशन चरम पर है। युद्ध के करीब 8 महीने बाद पुतिन एक बार फिर से आक्रामक मोड में है। यूक्रेन पर लगातार प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन कई बार इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि रूस की क्षेत्रीय सीमा की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे परमाणु हमला ही क्यों ना पड़े।
पुतिन ने न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि पिछले हफ्ते ही उन्होंने नेटो देशों की सीमाओं पर न्यूक्लियर बॉम्बर भी तैयार कर दिए और उसके कुछ दिनों बाद ही अब रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर का यूं उड़ान भरना पुतिन के खतरनाक मंसूबों की ओर इशारा कर रहा है। इस बीच नेटो ने सोमवार को उत्तर पश्चिमी यूरोप में परमाणु अभ्यास की शुरुआत कर दी है। नेटो ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ये परमाणु अभ्यास उनका प्रस्तावित सालाना अभ्यास है। नेटो देशों का परमाणु अभ्यास रूस की सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर हो रहा है। अभ्यास में अमेरिका की लंबी दूरी के B-52 बमवर्षक विमान भी शामिल हैं। उधर रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान पर सफाई दी है कि इन बमवर्षक विमानों ने हवा में ईंधन भरा और विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के नियमों के तहत उड़ान भरी। रूस का कहना है कि उनके बमवर्षक विमान न्यूट्रल वाटर में मौजूद थे, लेकिन रूस की लगातार धमकियों के बाद बमवर्षक विमानों की उड़ान ने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया। हालांकि पश्चिमी देशों को यह भी लग रहा है कि पुतिन की धमकी और उनके बमवर्षक विमानों के अभ्यास में अंतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि जिस तरह से भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर यूक्रेन की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो मत करिए और अगर वहां पर हैं तो यूक्रेन छोड़ दीजिए, कितनी बड़ी आप इसको देख रहे हैं जिस तरह से चेतावनी जारी की गई है, और साथ ही क्या स्थितियां अब फिर से पहले की तरफ आगे बढ़ रही हैं? जब हमने देखा था शुरुआत में इस युद्ध में लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे रूस की तरफ से। जी हाँ अनन्या, रूस यूक्रेन के युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है जिसमें कि अब कल राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 4 प्रांतों जिसको कि रूस ने अपने साथ मिला लिया है, खेरसोन, ज़पोरिज़िया, लुहांस्क और डोनेट्स्क, वहां पर मार्शल लॉ भी डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा कल जो Tu-95 जिसको कि रूस ने ईस्टर्न साइबेरिया से टेक ऑफ कराकर प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ाया और 12 घंटे तक उड़ाया, यह जग जाहिर कर रहा है कि अब राष्ट्रपति पुतिन जो हैं अपनी सारे मिलिट्री आर्सेनल को सामने अपने शतरंज के सब मोहरों को आस्ते आस्ते सामने ला रहे हैं। Tu-95 जो है रूस का बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर है और जरूरत पड़ने पर इसमें ना सिर्फ हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स वरन न्यूक्लियर हथियार और न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल भी फिट कर सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि रूस जो है अब अपने स्ट्रेटेजिक बम्बर्स को डिप्लॉय करके अब ना सिर्फ नेटो देश वरन अमेरिका को भी डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है। पिछले हफ्ते Tu-160 का जो उन्होंने कोला पेनिनसुला में डिप्लॉयमेंट किया, Tu-160 और Tu-95 बहुत ही पोटेंट कॉम्बिनेशन है। यह जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ इंग्लैंड के ऊपर या जर्मनी या फ्रांस के ऊपर बमबारी कर सकते हैं वरन उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ते हुए वह अमेरिका तक जाकर अमेरिका में भी हमला कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति पुतिन वो थोड़े से दबाव में हैं, वह उनके ऊपर जो रूस में और खासतौर से उनकी सहयोगी जो दल हैं उनमें जो राष्ट्रवादी एलिमेंट हैं वो दबाव डाल रहे हैं कि वह यूक्रेन के युद्ध में कुछ ऐसा कारनामा दिखाएं कि यूक्रेन के घुटने टेक देने पर यूक्रेन को मजबूर करे। ज़ेलेंस्की जो हैं वह राष्ट्रपति पुतिन को यह हिंट दे चुके हैं कि अब शायद वह नेटो को ज्वाइन ना करें। तो राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत उचित होगा कि इस वक्त वो अपनी मिलिट्री दबाव को तो बढ़ाए रखें, लेकिन साथ साथ किसी तरह से किसी तीसरे देश के मध्यता स्वीकार करते हुए भारत और टर्की ने अपनी रुचि दिखाई है। राष्ट्रपति पुतिन के लिए उचित होगा कि वह तीसरे देश की मध्यता स्वीकार करते हुए बातचीत के लिए आगे बढ़े। हाँ ठीक है यूके देवनाथ जी, आप बड़ी बात कर रहे हैं, फिर से हम वहीं पहुंच गए। बातचीत के लिए आगे बढ़ना जरूरी है जो कि हो नहीं रहा। लेकिन शिवदान सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ान भरते हैं तो कितनी बड़ी चेतावनी, कितना बड़ा खतरा, या फिर सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश है या फिर वाकई राष्ट्रपति पुतिन एक्शन लेने की तैयारी में है? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ये साफ कर देना चाहते हैं
कि मैं हर ऑप्शन के लिए तैयार हूं। इस वक्त मैं ऑल आउट लड़ाई लड़ रहा हूं और शुरू में जो मुझे सोचा गया था कि मैं सॉफ्ट हूं और मेरी सेनाएं विड्रॉ कर रही हैं और छोटा सा यूक्रेन मेरे ऊपर हावी हो रहा है, उस मिथ को वो तोड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति को इधर लगा दिया है और साथ साथ न्यूक्लियर बॉम्बर्स को उड़ा करके, और वो भी पूरे 12 घंटे तक, और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके ये सिद्ध कर दिया है कि मैं तुम्हारे से टक्कर लेने के लिए तैयार हूं। जो नेटो प्रपोज कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज को, वो हालांकि बोल रहे हैं कि वो एनुअल एक्सरसाइज होती है न्यूक्लियर बॉम्बर्स की, पर इससे उनकी जो एक्सरसाइज की प्रस्ताव है ये इटसेल्फ एक उसको रूस को उत्साहित करने के लिए है और उसको भड़काने के लिए है कि हम आपके वजह से ही ये न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए रूस ने ये उनको पहले से जवाब दे दिया है कि मैं न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए भी तैयार हूं यदि आप चाहें तो। और ये युद्ध अब दूसरे विश्व युद्ध की तरह बढ़ रहा है और समाप्ति पे आने वाला है। इसी प्रकार से जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था अमेरिका में, तो उसके जवाब में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब डाले थे, न्यूक्लियर बॉम्ब। इसी प्रकार से अब यदि ये युद्ध में कोई ऐसा एक्शन हो जाता है जो दूसरे देश को बुरी तरह हर्ट करेगा, तो हो सकता है न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल हो जाए। और यही सब हालात दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में बने थे जो अब बन रहे हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही, लेकिन यूके देवनाथ जी, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पर शिवदान जी कहते नजर आए कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां समझना यह जरूरी है, क्योंकि आप बड़ी बात कर रहे थे, बातचीत एक अकेला जरिया, लेकिन इस तरह की पहल ना यूक्रेन की तरफ से हो रही है, ना रूस की तरफ से हो रही है, और ना पश्चिमी देश इस तरह की पहल करवाने की कोई कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच अगर बातचीत हो तो हो सकता है एक समाधान की स्थिति की तरफ आगे बढ़ा जाए। हाँ अनन्या, बहुत दुख की बात है कि पश्चिमी देश भी इस यूक्रेन समस्या का हल बातचीत से करने की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं। देखिए, दुनिया में पिछले 100 साल में जितने युद्ध हैं, किसी भी आप दो देशों के बीच में युद्ध ले लीजिए, वो हमेशा फाइनली एक पॉलिटिकल सोल्यूशन से ही समाप्त हुए हैं। एक ही उदाहरण है जहां पे कि युद्ध जो है वो एनिमी के टोटल एनहाइलेशन के बाद खत्म हुआ था, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें कि फाइनली रशियन ट्रूप्स ने हिटलर को हरा के उसके बंकर पर कब्जा कर लिया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया और कोई उसके बाद बातचीत की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसके अलावा सारे युद्ध जो हैं वो बातचीत से ही समाप्त हुए थे। देखिए, इस युद्ध की सबसे खास बात, दो निष्कर्ष के दो ही वाक्य हैं। यूक्रेन इस युद्ध में रूस को हरा नहीं सकता और रूस जो है यूक्रेन को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। पश्चिमी देश और खासतौर से अमेरिका तो ये चाहेंगे कि ये युद्ध लंबा खींचे, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा खींचेगा उतनी ज्यादा पश्चिमी देशों की और खासतौर से अमेरिका की जो अस्त्र शस्त्र हैं वो यूक्रेन में बिक्री हो रहे हैं। और पश्चिमी देश तो और भी ज्यादा जी, आपके पास आएंगे, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन का ये बड़ा कदम, यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में मार्शल लॉ, पुतिन ने मार्शल लॉ की घोषणा की है। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया। पुतिन ने मार्शल लॉ के कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 4 ऐसे क्षेत्र जहां पर रूस ने कब्जा किया है, वहां पर पुतिन ने मार्शल लॉ के कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। शिवदान जी, आपसे समझना चाहेंगे, 4 ऐसे क्षेत्र यूक्रेन के जिस पर कब्जा रूस ने किया, मार्शल लॉ के कानून पर हस्ताक्षर पुतिन ने कर दिए। इसके जरिए संदेश क्या कि क्या जो रशिया है, पुतिन है, वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, आगे युद्ध में किसी भी तरह की कोई भी संभावनाएं अगर बनती है तो? क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा किया है, उनमें मार्शल लॉ लगाने का ये आइडिया इसलिए है कि यहां पर इस स्थिति में यदि रूस के खिलाफ कोई विद्रोह उठता है या कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उसका सख्ती से दबाया जा सके। मार्शल लॉ में सख्त कानून होते हैं, फौजी कानून लागू होते हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन और इस तरह की जो हरकतें होती हैं डेमोक्रेसी में, वो अलाउड नहीं है और जो सरकार चाहे वही कानून वहां चलता है। तो इसलिए रूस ने इन चारों क्षेत्रों पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए ये किया है और साथ साथ
इस वक्त मेरी राय ये है, हालांकि मेरे साथी देवनाथ साहब कह रहे हैं कि यूक्रेन और ये नाटो देश इस युद्ध को समाप्त नहीं हो देंगे, पर यूक्रेन को स्वयं सोचना चाहिए कि विनाश आखिरकार उसका स्वयं का हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा विनाश जापान का हुआ, जिसके पूरे दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इसी प्रकार से जो विकास पिछले 50 साल में यूक्रेन में हुआ होगा, वो इस युद्ध में समाप्त हो रहा है। और युद्ध समाप्त होने के बाद भी इस यूक्रेन को दोबारा इस स्थिति में आने के लिए कम से कम अगले 30 साल लगेंगे। तो इसलिए जेलेंस्की को यह सोचना चाहिए कि इस वक्त वो देश हित में नहीं, वह देश के विनाश में कार्य कर रहा है। लेकिन शिवदान जी, खेरसौन, जयपुरजिया, दोनेत्स्क और लुहांस्क ये वो क्षेत्र हैं जहां पर मार्शल लॉ को लेकर हस्ताक्षर पुतिन ने कर दिए हैं। अगर हम इस पूरे युद्ध की बात करें, इन पूरे 8 महीनों की स्थिति को लेकर बात करें, क्योंकि हमने देखा किस तरह से जो पूरा यूक्रेन है वो खंड खंड कर दिया। हालांकि स्थितियां अलग रही, जिस तरह की प्रेडिक्शन पुतिन ने की थी, जिस तरह की प्लानिंग की थी, उस तरह से ये पूरा युद्ध आगे बढ़ा नहीं। लेकिन आगे आप क्या देख पा रहे हैं स्ट्रेटेजी के रूप में, अगर हम रूस की बात करें तो? जैसा नेटो देश चाह रहे हैं कि युद्ध को चालू रखा जाए और हमारा बाजार चलता रहे, यदि ये सब हुआ तो एक दिन ऐसा आएगा कि यूक्रेन विश्व के नक्शे से बिल्कुल मिटा हुआ होगा। वो एक खंडरों का देश होगा, उसमें कोई नहीं बचेगा, क्योंकि रूस भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए अड़ा हुआ है और उधर ये नेटो देश और अमेरिका, उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि कितना विनाश ऑलरेडी यूक्रेन में हो चुका है। उसके पावर प्लांट, उसकी वाटर सप्लाई, उसके जो भी और न्यूक्लियर प्लांट सब तबाह हो चुके हैं। अब आप खुद बताइए, आगे चल के यदि युद्ध समाप्त होने के बाद इस सब चीज को रिज्यूम करने में कितना टाइम लगेगा? ये जो है युद्ध जो है, यदि इस तरह चलता रहा तो यूक्रेन एक प्रकार से विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। चलिए शिवदान जी, आगे भी आपसे इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच इस पूरे युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, रूसी मिसाइल हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही, कई गांव, शहर और कस्बों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। रूस बिजली पानी के केंद्रों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन में ऊर्जा संयंत्रों को लेकर हमलों की झड़ी लगा दी गई है। क्रीमिया पुल पर हमले के बाद किस तरह से रूस बौखलाया हुआ है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बिजली केंद्र हैं, ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की झड़ी लगा दी गई है। बिजली केंद्रों, पानी की सप्लाई को लेकर जो है, जो पानी का जहां पर वो उस तरह के जो तमाम स्थान हैं, उनको निशाना यहां पर रूस की तरफ से बनाया जा रहा है। यूके देवनाथ जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बार बार यहां पर शिवदान जी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट मिलता रहा नाटो देशों का, पश्चिमी देशों का, तो ये जो युद्ध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं कि इतने लंबे समय तक ये पूरा युद्ध जो है वो चलता रहा, जिसको लेकर सिर्फ संभावनाएं थी कि जो पुतिन है, जो रशिया है, वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन संभावनाएं कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कुछ अलग साबित हुई, युद्ध भी हुआ और लंबे समय तक चला। अब आप क्या देख पा रहे हैं, अगर इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि नाटो देश जो है वो कभी ना कभी ये कहा जा सकता है कि बीच में आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बड़ा फायदा हो रहा है इस युद्ध से। हाँ अनन्या, ये युद्ध जो है इतना लंबा खिंचेगा, इसका आकलन किसी ने नहीं किया था। जब 24 फरवरी को ये युद्ध चालू हुआ, तब दुनिया भर के जितने राजनीतिज्ञ थे और खासतौर से जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, सबने ये एंटिसिपेट किया था कि ये युद्ध शायद 5 दिन या 7 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है, मैं यूक्रेन के नागरिकों को, उनकी जो सिविलियन लीडरशिप है और उनकी जो मिलिट्री है, उसके हिम्मत की दाद देता हूं कि इतने बड़ी महाशक्ति, रूस जैसी महाशक्ति के सामने भी उन्होंने 8 महीने के युद्ध के बाद अभी तक घुटने नहीं टेके हैं। हाँ, इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो पश्चिमी देशों का रहा है, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहे हैं। अनन्या, किसी भी युद्ध में जो सेना नायक होता है, मैं रूस की मिलिट्री लीडरशिप की बात कर रहा हूं, किसी भी युद्ध में सेना नायक का 2 कर्तव्य है, शत्रु पर हमला करना, दूसरी रूस के जो लीडरशिप है या खासतौर से क्रेमलिन में जो लीडरशिप है, उनको एक सख्त कदम लेते हुए यूक्रेन और नेटो के जो बाउंड्री है,
खासतौर से नेटो की तरफ से पोलैंड से जो हथियार सप्लाई होते हैं, उस बॉर्डर पर उनको कुछ मिलिट्री कार्रवाई लेकर ये जो हथियारों की लगातार सप्लाई हो रही है पोलैंड से यूक्रेन में, उसको रोकना उनको सुनिश्चित करना था। इस आंकलन में रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो फेल हो गई दो चीजों में। एक तो रूस की इंटेलिजेंस ने ये आकलन नहीं किया कि पश्चिमी देशों से पोलैंड के रास्ते इतनी बड़ी मात्रा में हथियार यूक्रेन लगातार पहुंचते रहेंगे। दूसरी, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी और मिलिट्री यह हाँक नहीं पाई कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है, हम अंग्रेजी में एक शब्द यूज करते हैं, इंटरडिक्शन। ठीक है यूके देवनाथ जी आप रहिए हमारे साथ, शिवदान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवदान जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं ये भाप ही नहीं पाई कि युद्ध इतने दिन तक चलता रहेगा, और देखिए स्थितियां कुछ अलग ही होती चली गई। लेकिन अब क्या, अब किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं क्या, क्योंकि नेटो देश की तरफ से अगर हथियार सप्लाई बंद नहीं होते हैं और बातचीत की पहल नहीं होती है तो स्थितियां कहां जाकर रुकेंगी? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, यदि ये हथियार सप्लाई इसी प्रकार चलती रही और जेलेंस्की अपने फूल्स पैराडाइज में रहे कि मैं अपना सरेंडर नहीं करूंगा और ना ही मैं ओपनली ऑफर करूंगा, उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद मैं रूस को सबक सिखा सकूं, और उसको यही अमेरिका और जो परोक्ष युद्ध लड़ रहा है अमेरिका रूस के साथ में, वो जानबूझ करके उसको खड़ा किया हुआ है इस प्रकार से कि अमेरिका परोक्ष रूप से रूस को भी बर्बाद कर दे। हालांकि रूस इस युद्ध में यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, पर साथ साथ रूस के रिसोर्सेज भी समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से उतना ही एक्सपेंडिचर होता है जितना कि हारा वाले वाले का होता है। तो इसलिए एक प्रकार से अमेरिका रूस को आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर करने के लिए इस युद्ध को चला रहा है, और ये वो नेटो देशों के द्वारा ही करवा रहा है। चलिए शिवदान जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है हमारे साथ। यूके देवनाथ जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि किस तरह से लगातार जो रूस की तरफ से हमले हैं वो और तेज किए जा रहे हैं, और इसी बीच भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर यूक्रेन भारत के लोग जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, इस तरह की प्लानिंग हो रही है तो उसको फिलहाल रद्द कर दें, और जो लोग वहां पर हैं उनको ये कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का